वेलकम इन स्टडी टाइम्स। और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो ये है कि जब स्टूडेंट जो है सारी तैयारी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं और एग्ज़ाम में वो उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाते जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या वो ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो उन्होंने आंसर दिया है वो कंप्लीट आंसर है। लेकिन जब वो अपने मार्क्स देखते हैं तो अक्सर वो ये नोट करते हैं कि उनके मार्क्स उनकी एक्सपेक्टेशन से कम आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि स्टूडेंट की इसमें कोई नेग्लिजेंसी है। एक्चुअली अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक कोच जो है वो आपको ग्राउंड से बाहर बैठ के ये सिखा दे कि ये फुटबॉल आपने कैसे खेलनी है, तो पिच पर आपने परफॉर्म जो है खुद करना है, गोल कैसे करना है ये आपने खुद करना है। तो उसकी जो हैंडलिंग है क्वेश्चन की, वो एक्चुअली एक स्टूडेंट को जो है फुल मार्क्स गेन करने में रुकावट बन जाती है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लास्ट ईयर के ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ये न्यू सिलेबस के मुताबिक है और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में इसमें मैं मार्किंग स्कीम डिस्कस करना चाह रहा था। मार्किंग स्कीम क्या होती है कि आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा जाता है, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली हर स्टूडेंट इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर लेता है और गैस पेपर में भी वो नॉर्मली इसी तरह से ऑब्जर्व करता है कि जी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में आप देखेंगे चेंजेस अक्सर होते रहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको नॉर्मली कॉमनली ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहा जाता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ही लिखा जाए। एक बात, कोई ज़रूरी नहीं है कि फार्मूला लिखा हो। समटाइम ऐसा होता है कि वो ये भी लिख देते हैं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से सल्फ्यूरिक एसिड जो है इंडस्ट्रियली प्रिपेयर किया जाता है। आपको जहन में तो ये होगा कि क्वेश्चन 3 जो है उसका ए पार्ट 8 मार्क्स का है और उसका बी पार्ट भी 8 मार्क्स का है। ओके, सेम मार्क्स है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि एक स्टूडेंट जो है ना, वो इस 8 मार्क्स को गेन करने के लिए इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है उसको, वो ये क्वेश्चन जो है वो हाईलाइट नहीं करता। तो ये थोड़ी सी आप समझ लें कि क्वेश्चन बनाने वाले की भी नेग्लिजेंसी होती है कि वो स्टूडेंट से जो कुछ डिमांड करता है, जो लिखवाना चाहता है, वो क्वेश्चन में वो लैंग्वेज को उसे यूज करना चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है वो अपनी मर्जी से आंसर ना दे, बल्कि जो उससे पूछा जाए वो आंसर दे। अब इसको जो गौर से पढ़ेंगे अगर आप क्वेश्चन को, तो यहाँ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के बाद लिखा हुआ है राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये बात ये समझ में आ रही है कि इस ए पार्ट में एक्चुअली 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक सल्फ्यूरिक एसिड, अब ये बनाने वाले की मास पर डिपेंड करता है, लेकिन जब आप ये देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का वो रिएक्शन पूछ रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो एक्चुअली यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि यहाँ 2 प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 2 मार्क्स हैं। तो अगर हम 8 को बाइफरकेट करें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन जो है बेसिकली डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। है तो ये एक ही पार्ट, लेकिन इसमें जो पूछा जा रहा है वो 2 चीज़ों से मुतालिक पूछा जा रहा है। अब स्टूडेंट को ये आइडिया नहीं होता तो थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन आप कर सकते हैं, वो कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो आप देखें कि ये 8 मार्क्स के लिए वो कितनी चीज़ें उसमें लिखने के लिए। तो हमेशा याद रखें कि अगर ये 6 मार्क्स का है
तो इसमें एक और चीज लिख रहा है, आगे चलें। राइट, ये जो पार्ट है इसका सिर्फ यहां से देखें, डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब आप जब बुक में या नोट्स में देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, यहाँ इसके स्टेप मिलेंगे आपको, वो स्टेप जिनकी मदद से आप सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। नॉर्मली कोई 3 स्टेप में लिखता है, कोई 4 स्टेप में लिखता है इस आंसर को। बहरहाल ये 4 स्टेप है और एक इसके फ्लो शीट डायग्राम। ये दो आप समझ लें कि पहला जो पार्ट है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया फर्दर। एक में आपको उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है 4 स्टेप्स की, किन 4 स्टेप्स की मदद से हम सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरे पार्ट में हम उसके लिए फ्लो शीट डायग्राम बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में जब फ्लो शीट डायग्राम बनाई जाती है तो याद रखें कि उसमें 7 बॉक्स गिवन है। ये 7 बॉक्स क्या है? ये दरअसल इन 4 स्टेप को डिपिक्ट किया गया है बाय डायग्राम। तो आप इस तरह से ये 7 स्टेप्स यहां पर बना दें बॉक्स, और हर स्टेप किसी ना किसी बॉक्स में परफॉर्म किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 मार्क्स आपको इस पार्ट के लिए दिए जाएंगे, उसमें आपने ये 7 बॉक्सेस के बारे में डिस्क्राइब करना है, प्लस आपको इन बॉक्सेस में होने वाले केमिकल रिएक्शन के बारे में भी लिखना है। कौन से केमिकल रिएक्शन है, जैसे बर्निंग ऑफ सल्फर हो रहा है, फिर उसकी प्योरिफिकेशन हो रही है, फिर ये कॉन्टैक्ट चैम्बर में जा रहा है जहाँ इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो रही है, और उसके बाद इसको फिर सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स किया जा रहा है, फिर लास्ट में इसको वाटर के अंदर मिक्स करके सल्फ्यूरिक एसिड की है। तो ये 4 स्टेप लिखकर 4 केमिकल रिएक्शन जो भी इसमें हो रहे हैं वो आपने लिखने हैं प्लस। तो इस आंसर को जब कंप्लीट करेंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि आपको 6 मार्क्स जो है ना वो अवार्ड कर देंगे। तो ज्यादातर स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो केमिकल इक्वेशन ना लिख के करते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि केमिकल इक्वेशन है। फिर बार बार बता रहा हूं कि अगर आपको केमिकल इक्वेशन याद है हर स्टेप की, तो समझिए आपको डिस्क्रिप्शन याद है। मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि सल्फर को मैं बर्न कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, अब आप क्या करेंगे? ये पहला स्टेप है। तो अगर आप इसको पढ़ें सल्फर, इसको पढ़ें इन प्रेजेंस ऑफ एयर या इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसको पढ़ें प्रोड्यूस, इसको पढ़ें सल्फर डाइऑक्साइड, तो जब आप नोट्स में देखेंगे तो ये जो मैंने इसकी इंग्लिश डिस्क्राइब की है यही इसकी डिस्क्रिप्शन है, यही इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो इसको हीट कर रहे हैं तो सम टाइम एरो पे हीट लिख देते हैं, सम टाइम इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग इसी इक्वेशन की इंग्लिश लिख दें, इसी को डिस्क्रिप्शन कहते हैं। इसमें कोई कंडीशन अगर डिस्क्राइब की जा रही है, सपोज करें कि ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये प्रोसेस एक खास बॉक्स में हो रहा है, उसका नाम क्या है? इन पाइराइड चैम्बर, चैम्बर भी कह सकते हैं। तो ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है? इधर हो रहा है। ये इक्वेशन में क्योंकि दिखाया नहीं जा सकता, लिहाजा इसकी इंग्लिश आपको लिखनी पड़ेगी। तो इंग्लिश आप वो लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन उस चीज की देते हैं जो इक्वेशन में शो नहीं होती। बस ये बात ध्यान में रखें, जो असेसमेंट करने वाले हैं वो नंबर जो आपको देते हैं वो उसकी केमिस्ट्री के देते हैं। अगर ये केमिस्ट्री नहीं लिखी हुई तो आप समझ लें कि आपका एक नंबर यहाँ पे लूज हो रहा है। वो फिर एवरेज मार्किंग कर देते हैं। तो वो एवरेज मार्किंग से बचने का बेस्ट मेथड ये है
कि हर स्टेप में होने वाले केमिकल रिएक्शन को लाजमी लिखें। फिर इसके बाद ये आगे कहीं जा गया, प्यूरिफिकेशन के बाद सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ इसका कॉम्बिनेशन होगा और ये कांटेक्ट में सल्फर ट्राइऑक्साइड में, यहाँ मैंने डबल एरो यूज किया। ये रिवर्सिबल रिएक्शन की निशानी है। इसमें कोई कैटलिस्ट अगर मैं यूज कर रहा हूँ वो लिखूंगा, कोई टेम्परेचर मेंटेन कर रहा हूँ तो वो लिखूंगा। तो ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी होती हैं। और ये याद रखें कि जब भी डबल एरो आता है तो ये शो करता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन पे ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल किन ये बात ध्यान में रखें कि ली चैटलियर प्रिंसिपल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशन को फिक्स करता है कि इसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए, इसका प्रेशर इतना होना चाहिए, सारी गैसेस हैं और इसको प्योरीफाई क्यों होना चाहिए। तो ये क्योंकि हम यहाँ पर इक्वेशन में शो नहीं कर सकते, तो आपको लाजमी तौर पर ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और देखें, याद रखें 8 नंबर का मतलब पता ही ये नहीं है कि आप जो है ना 4 पेज का आंसर दें। ये किसी और सब्जेक्ट का इम्तिहान नहीं है, ये आपकी एक नॉलेज का और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम है। इसके अंदर कोई लाजमी नहीं है कि आप इस तरह से लिखें। अब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सबको पता है। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो कंडीशन ली चैटलियर प्रिंसिपल की क्या होती है कि यहाँ पर टेम्परेचर को लो रखना पड़ता है ताकि मैक्सिमम यील्ड हो। प्रेशर 1 से 1.5 रखना पड़ता है क्योंकि प्रेशर ड्रॉप हो रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड की तरफ। तो ये कंडीशन यहाँ पे लिखनी पड़ती है। और एक्चुअली कितनी रखा हुआ है हमने टेम्परेचर 400 से। तो ये डिस्क्रिप्शन जो करेगा इसको कहते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस, तो उसको हम अवॉर्ड कर देंगे मार्क्स। अदरवाइज फिर मैं बता रहा हूँ कि फिर वो एवरेज मार्किंग की तरफ चला जाता है। एवरेज मार्किंग ये है कि बस उसने सारा लिख दिया 6 में से 3 दे दो, हालांकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सब आप लिखेंगे तो आपको 6 मार्क्स मिलने। इसी तरह फिर ये लास्ट में फिर ओलियम बनता है। अब ओलियम क्यों बनाया जाता है, कोई क्या जरूरत है, हमें तो बनाने नहीं है ओलियम, हमें तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। तो वो आपको रीजन वहां लिखना है या उसके रीजन क्या है, फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड पानी मिला के तो मकसद मेरा कहने का ये था कि इस पूरे प्रोसेस के लिए क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप कभी भी ये मत समझे कि बस आप जो आपको याद है वो लिखते जाए। आप ये बस ध्यान में रखें कि फ्लो शीट डायग्राम के अंदर जो 7 स्टेप्स दिए गए हैं उसको आप 4 स्टेप इस तरह से कह देते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व है, इसलिए इसको 4 स्टेप कर दिया गया, अदरवाइज नहीं। फिर इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और डिहाइड्रिंग प्रॉपर्टी की सिर्फ इक्वेशन लिखनी, तो आप उसको सेपरेट पेज के ऊपर लिखें ताकि जो है ना सही मानों में मार्किंग की जा सके। अक्सर स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, बस इसी क्वेश्चन के साथ इसको लिख देते हैं। तो आप क्या करें कि इसकी हेडिंग बना लें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, कुछ भी लिख के उसके नीचे फिर उसका आंसर दें। ये बेसिकली 3A है। इसी तरह इसके नीचे फिर इसका आंसर दे दें यहाँ पर, और फिर नीचे इसमें दूसरी प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो आप इसका आंसर जो है यहाँ इसके नीचे सामने लिख दें ताकि क्लियरली आपका हर पार्ट रेगुलर वे में सामने असेसमेंट करने वाले के आ जाए और आपको 8 मार्क्स जो है अवार्ड कर दी जाए। तो ये बात ध्यान में रखें कि किस तरीके से 8 मार्क्स मिलते हैं। बड़ी अहम बात एक और भी ये है कि आप नोट्स में जब भी कोई लैंग्वेज यूज की जाती है वो एक उस्ताद अपने तजुर्बे और अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखता है। हमेशा याद रखें कि जब भी कोई क्वेश्चन बनाया जाता है उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो आपकी इस टेक्स्ट बुक से मिलेगी आपको। तो जो भी आप नोट्स में ये टॉपिक पढ़ें तो सेकेंड ईयर टेक्स्ट बुक जो केमिस्ट्री की है इसमें ये टॉपिक खोलें सल्फ्यूरिक एसिड का और वहां से पढ़ें। हमेशा जो सीनियर असातिज़ा हैं, जो सीनियर टीचर्स हैं, जो पेपर बनाते हैं या पेपर को
सही मानों में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज वो रखते हैं जो टेक्स्ट बुक में दी गई है। तो नोट्स जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को जाहिर करता है, लेकिन उसके जो बुनियादी या जो पॉइंट्स हैं वो आप जहन में रखें। इसका बी पार्ट में इक्वेशन गिवन थी, 8 इक्वेशन थी। वो तो बड़ा क्लियर है कि हर इक्वेशन का जो आंसर देंगे वो 1 मार्क का होगा। तो हर इक्वेशन 1 मार्क के लिए अगर होगी तो 8 इक्वेशन 8 मार्क्स होता है आपके पास, लिहाजा इसमें बी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाए इसके 4A पे। देखिए इसमें लिखा है मेटलर्जी, डिस्क्राइब दी मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब होता है मेटल को उसकी ओर से एक्सट्रैक्ट करना, मेटल को उसकी ओर से एक्सट्रैक्ट करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आप मेटलर्जी को थोड़ा सा डिफाइन कर दें। अब ये इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये है कि 99.9% प्योर कॉपर आपने हासिल करना है। फिर आगे लिखा है शोइंग रिएक्शन, यानी उस प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है उनके बारे में लिखना है। तो इसके जो मार्क्स दिए गए हैं वो इसकी पेपर के दौरान इसके 4 मार्क्स दिए गए। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी लॉन्ग। अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो ये बहुत लॉन्ग है, क्योंकि इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ अलॉय ऑफ कॉपर। ब्रास है, जैसे 4 अलॉयज आपके पास दिए हैं, 4 अलॉयज दिए हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कॉपर की एक्सट्रैक्शन और उसकी अलॉयज की कंपोजिशन और यूज लिखने के भी 4 नंबर। तो आई थिंक अगर 2 कंपोजिशन लिख दी जाए तब भी आंसर कंप्लीट माना जाएगा। इसमें लिखा हुआ नहीं है कि आपने 2 अलॉयज लिखने हैं, 3 अलॉयज लिखने हैं या 4 अलॉयज लिखने हैं। देखें ये भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर अलॉयज कितने हैं, बुक में 4 है, नोट्स में भी उम्मन 4 दिए हुए होते हैं। तो एक स्टूडेंट कितने अलॉय लिखेगा, वो चारों लिख देगा। तो क्या इस क्वेश्चन की डिमांड है? तो वैसे थोड़ा सा इसको ये होना चाहिए था कि डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ 2 अलॉयज ऑफ कॉपर। इसके यूजेस भी लिखने थे, सॉरी ये यहाँ पे रह गया यूजेस। तो कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि किन मेटल से वो अलॉय बना है, जैसे ब्रास है वो कॉपर और जिंक से बना है, और उसका यूज बताना है कि कहाँ पे होता है, स्टेचूज या कॉइन्स बनाने में होता है। तो वो आप क्या करें कि उसका तरीका ये कि एक बॉक्स बना लें, इस तरीके से एक बॉक्स बना लें, इस तरफ आप अलॉयज लिख लें और इस तरफ आप यूजेस लिख लें। तो सवाल को प्रेजेंट करें इस अंदाज से कि कोई भी असेस करने वाला आपके नंबरों को मिस ना करे। ये नंबरों की मिसिंग भी जब होती है जब आप क्वेश्चन को इस तरह से मेंशन कर देते हैं कि एक के आंसर को दूसरे से, हालांकि ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है डिस्क्राइब द मेटलर्जी। अब मेटलर्जी के जितने कितने स्टेप हैं, इसमें कंसोलिडेशन है, इसमें रोस्टिंग है, इसमें स्मेल्टिंग है, इसके बाद इसमें आगे जाएंगे वेस्पराइजेशन है, फिर और आगे जाएंगे तो इसमें इसकी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 99.9%। तो जब भी ये वर्ड आए 99.9%, तो इसका मतलब ये है कि इसमें प्योर कॉपर तक आपने पूरा लिखना है। सम टाइम ऐसे होता है, अगर ये शॉर्ट में पूछा जाए, सम टाइम आप जहन में रखें कि ये 99% भी दिया हुआ होता है। तो जब 99% दिया हुआ है तो फिर आपने इसमें रिफाइनिंग नहीं लिखनी है, और अगर 99.9% दिया है तो ये रिफाइनिंग के साथ लिखा जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसका आंसर के 2 मेन स्टेप हैं, एक्सट्रैक्शन प्लस रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। लेकिन मैं जैसे कि आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन में ये परसेंटेज दे दी जाए 99% तक,
तो फिर आप इसमें रिफाइनिंग नहीं लिखेंगे। फिर बार बार बता रहा हूं, अगर परसेंटेज 99% दे दी जाए तो फिर आप सिर्फ एक्सट्रैक्शन लिखेंगे, रिफाइनिंग नहीं लिखेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि सम टाइम 99% की जगह यहां पर ये लिख देते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ये भी आप बात ध्यान में रखें, अगर ब्लिस्टर कॉपर लिख दिया उन्होंने तब भी उसका मतलब यही होगा कि वो 99% कॉपर के बारे में पूछ रहा है। तो ये आप बात ध्यान में रखें कि अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो ये बेसिकली ये जिसने भी क्वेश्चन बनाया था उसने थोड़ी इसकी लेंथ ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर दी है। हमेशा याद रखें कि अगर ये 4 मार्क्स का है तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ ब्लिस्टर कॉपर और दूसरी होती है रिफाइनिंग। तो ये जरा सा थोड़ा सा बच्चे के साथ ज्यादती हो जाएगी यहाँ पर कि उससे इतने बड़े क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स पूछे जाए, या फिर इसमें अलॉयज जो है वो 4 की जगह मेंशन कर दिया जाता कि 2 अलॉयज, ताकि इसके 6 मार्क्स होते हैं और इसके जो है 2 मार्क्स होते हैं। बिल्कुल ये उसी तरह सिमिलर हो जाता है जैसे 3A में दिया गया। इसमें फिर बी पार्ट में दिया गया एक्सप्लेन दी 4 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें प्रॉपर्टीज दी हुई है, जैसे कलर प्रॉपर्टी है, उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, इस तरह की 4 प्रॉपर्टीज हैं जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपकी जो न्यू बुक है उसमें 4 ट्रांजिशन सीरीज है, लेकिन आपकी उसका इंट्रोडक्शन 4 का मौजूद है, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को स्टडी किया गया है जो कि स्कैंडियम से जिंक तक है। इसके बारे में भी बता दूं कि इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी डिस्कस की जाए, मैं एक मिसाल दे देता हूं, जैसे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है एक प्रॉपर्टी है, डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं। हमने इसकी पीरियोडिक या इसका ग्रुप ट्रेंड या पीरियोडिक ट्रेंड जो है वो डिस्कस करना है। अब ये ट्रेंड आप किसी और वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि इसमें लिखना क्या है। तो भाई इसमें 3 चीजें मेन आएंगी। एक, इसकी डेफिनेशन, ये याद करनी, आयनाइजेशन पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन, ये पहला पार्ट हो गया इसका। कोई भी जब भी आपके पास ये आ जाए ना, एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी या पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी या डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी, और ये लाजमी आएगा क्योंकि नई न्यू बुक के अंदर ये बहुत अहम क्वेश्चन होता, तो आप ये ध्यान में रखें कि उसका पहला पार्ट ये होगा कि आप उसकी डेफिनेशन लिखें। दूसरा होगा उसका ट्रेंड। ट्रेंड से क्या मुराद है? देखें, ग्रुप हम जो डी ब्लॉक को डिस्कस करते हैं वो लेफ्ट और राइट से करते हैं, यानी पहला एलिमेंट स्कैंडियम है, लास्ट एलिमेंट कौन सा है? जिंक। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इसका जो वेरिएशन है उसे क्या कहा जाता है? ट्रेंड कहा जाता है। और तीसरी बात, वो रीजन जिसकी वजह से ये वेरिएशन आ रहा है, ये रीजन क्या है? ये रीजन जो है ये बताता है कि आपका अगर ये डिक्रीज हो रही है तो क्यों हो रही है, और अगर ये इंक्रीज हो रही है तो क्यों हो रही है। तो ये 3 स्टेप हर प्रॉपर्टी के लिए स्टूडेंट ने मेंशन करने। तो ये अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपको पैराग्राफ की शक्ल में मत लिखें। देखें, जब भी एवरेज मार्किंग होती है तो उसका रीजन यही होता है कि जो बच्चे से पूछा जा रहा है वो उसको बाइफर्केट या बाइफर्केशन नहीं कर रहा, उसको उससे जो डिमांड की जा रही है तो उसकी केमिस्ट्री जो पूछी जा रही है वो नहीं लिख पा रहा। तो जब भी प्रॉपर्टीज के हवाले से कोई को सवाल आएगा, डी ब्लॉक की हो या एस ब्लॉक की हो या पी ब्लॉक की हो, तो हमेशा याद रखें कि उसने ये 3 चीजें मेंशन करनी है। पहले में उस प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है, दूसरे में उसका ट्रेंड लिखना है, ग्रुप वाइज भी और पीरियड वाइज भी, क्योंकि ये डी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक में सिर्फ ग्रुप पीरियड वाइज लिखा जाता है, और फिर इसके नीचे इसका रीजन। तो ये नॉर्मली इन्होंने दिया है 8 मार्क्स का, और यहाँ पे मेंशन कर रहा है 4 प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी 4 प्रॉपर्टीज निकालने के लिए कह रहा है
और इसके टोटल मार्क्स 8 हैं, तो इसका मतलब है एक प्रॉपर्टी जो डिफाइन करेगा वो 2 मार्क्स की होगी, और 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो लिहाजा हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो 2 मार्क्स के लिए आपकी बेहतरीन मेहनत करें। तो इसको पूरे पूरे कोई जवाब नहीं है कि उसके नंबर कटें। यही 3 चीजें आपकी बुक में लिखी हैं। अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो हर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ये 3 चीजें लिखी हुई हैं। बस सिर्फ फर्क ये है कि वो पैराग्राफ की शक्ल में लिखी हुई है, आपने पैराग्राफ की शक्ल में नहीं लिखना है। फिर कह रहा हूँ, पैराग्राफ की शक्ल में लिखने से होता क्या है कि जो बात वो डिस्क्राइब करना जा रहा है, असेसमेंट करने वाले नॉर्मली उसको इस अंदाज से नहीं पढ़ते जैसे लिखा हुआ है। उसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए उसको कि वो क्लियरली हर चीज को डिफाइन कर दे, हर चीज को हाईलाइट कर दे, ताकि पता चल जाए कि उस प्रॉपर्टी का ट्रेंड क्या है, डेफिनेशन क्या है और उसका रीजन क्या है। ये रीजनिंग का एक फायदा अलग लिखने का एक और भी है, ये भी समझा दूंगा। जब भी रीजनिंग लिखते हैं आप, कि जैसे मैं अगर कहूं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है, सपोज इंक्रीज कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, मैंने ऐसे एक रीजन लिख दिया, ये ट्रेंड लिख दिया। आप हमेशा याद रखें यही ट्रेंड, एक क्वेश्चन है रीजनिंग का, उसमें यही ट्रेंड एज ए रीजन भी पूछा जाता है इसी लैंग्वेज में। तो उस इसमें जो आप आंसर देंगे, आप इस आंसर को याद कर लें, तो ये जो आंसर होगा इसका वो वही होगा जो ऊपर जो है ट्रेंड लिखा है आपने। तो ये ट्रेंड एज ए रीजन भी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है उसमें लिखा होता है गिव साइंटिफिक रीजन ऑफ द फॉलोइंग, तो 4 रीजन होते हैं, तो वो 4 रीजन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होते हैं और उन प्रॉपर्टीज में ट्रेंड पूछा जाता है कि वो ट्रेंड दे दिया जाएगा आपको और नीचे जो है आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो ये जो रीजनिंग है, तो ये आप ध्यान में स्टूडेंट, आई होप कि आज आपको मेरी ये मार्किंग स्कीम का लेक्चर पसंद आया होगा। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं फर्स्ट ईयर के इसी तरह एक पेपर को डिस्कस करूंगा। थैंक यू।